तो अब तक हमने सॉल्यूशन के बारे में ठीक-ठाक सी जानकारी हासिल कर ली है, तो चलिए आज हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं, चलिए आज हम सीखते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। तो एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, एक क्वालिटेटिव और दूसरा क्वांटिटेटिव। तो पहले हम क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन पर फोकस करेंगे। तो पहला है क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन पे अगर हम फोकस करें तो क्वालिटेटिवली कंसंट्रेशन को दो प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला है डाइल्यूट सॉल्यूशन, और दूसरा है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो पहले हम डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल की मात्रा बहुत कम हो, अर्थात कम मात्रा में सॉल्यूट डिसॉल्व हो, उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। तो हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में रिलेटिवली वेरी स्मॉल अमाउंट, अर्थात क्वांटिटी अमाउंट ऑफ solute present in the solution। तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल की मात्रा बहुत कम होती है, तो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहेगी तो हम उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है कि बड़ी मात्रा में सॉल्यूट पार्टिकल डिसॉल्व होते हैं या सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, तो सॉल्यूट पार्टिकल बड़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम कह सकते हैं कि रिलेटिवली वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट very large amount of solute present in the solution। तो सॉल्यूशन में जब बहुत बड़ी मात्रा में सॉल्यूट पार्टिकल उपस्थित रहेंगे तो उसे हम कहेंगे कि यह कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। चलिए एक एग्जांपल के साथ इसे समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 3 कंटेनर हैं और प्रत्येक कंटेनर में 100 ml वाटर है, पानी है। तो इसमें हम मान लेते हैं 100 ml वाटर है, इसमें भी 100 ml वाटर है और इसमें भी 100 ml वाटर है। अब तीनों में 100 ml वाटर है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक चम्मच सॉल्ट डालते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसमें हम 2 चम्मच यानी 2 स्पून, और इसमें 3 स्पून सॉल्ट डालते हैं। तो हमारे पास 3 कंटेनर हैं, तीनों में 100 ml पानी था, जिसमें एक में 1 चम्मच, दूसरे में 2 चम्मच और तीसरे में 3 चम्मच सॉल्ट डाले हैं। तो इस प्रकार से जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा, मान लेते हैं इन कंटेनर का नाम हम रख देते हैं
ए, बी और सी। तो कंटेनर ए और कंटेनर बी के सॉल्यूशन का अगर हम कंपैरिजन करें तो कंटेनर ए में सॉल्यूट पार्टिकल कम है कंटेनर बी की तुलना में, तो हम कहेंगे कंटेनर ए का कंसंट्रेशन कंटेनर बी की कंसंट्रेशन से कम है। कंटेनर ए का कंसंट्रेशन कंटेनर बी के कंसंट्रेशन से कम है, तो हम कहेंगे कि यह डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो ए डाइल्यूट सॉल्यूशन है और बी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। जब हम यहीं पर कंपेयर करें कि बी और सी का, तो बी और सी का कंपैरिजन करें तो कंटेनर बी में कंटेनर सी की तुलना में कम सॉल्ट डिसॉल्व है, इसलिए कंटेनर बी डाइल्यूट होगा और कंटेनर सी का सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कंटेनर ए, कंटेनर बी और कंटेनर सी को इस प्रकार कि कंटेनर ए में डाइल्यूट सॉल्यूशन है कंटेनर बी की तुलना में और कंटेनर बी में डाइल्यूट सॉल्यूशन है कंटेनर सी की तुलना में, कंपैरिजन में। यहाँ पे कंटेनर सी का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है, तो ये दोनों में सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो हम कहेंगे ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन जब हम कंपेयर ए और बी का करेंगे तो यहाँ पे बी भी कंसंट्रेटेड कहलाएगा ए के कंपैरिजन में। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार का जो क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है सॉल्यूशन का, यह एक क्वालिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए है कि सिर्फ ये बताता है कि हाँ कौन ज्यादा, जैसे नमक है तो नमकीन होगा, शुगर है तो कौन ज्यादा मीठा होगा। ये एक सामान्य कंपैरिजन होता है। लेकिन अगर इसे हम किसी लेबोरेटरी में यूज करें, लेबोरेटरी में इसका इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कैलकुलेशंस में। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन सबसे बेहतर होगा। तो अब हम क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानेंगे। तो दूसरा यहाँ पे है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्वांटिटेटिवली किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखें। वैसे तो क्वांटिटेटिवली कई प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कुछ नाम इस प्रकार से हैं। पहला मास परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो हमारे पास है क्वांटिटेटिव रूप से, अगर हम क्वांटिटेटिवली किसी भी सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करना चाहें तो ये डिपेंड करेगा कि किस चीज का सॉल्यूशन है और कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। इस हिसाब से मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज को। तो मास परसेंटेज को हम आइए देखते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन को मास परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास परसेंटेज इज द परसेंट बाय मास ऑफ अ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अर्थात किसी भी सॉल्यूशन के 100 ml में जितनी मात्रा में, 100 ml नहीं 100 ग्राम में जितने ग्राम सॉल्यूट उपस्थित है वह उसका मास परसेंटेज होगा। तो हम इसे इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने ग्राम उपस्थित होंगे वही उसका मास परसेंटेज होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले तो 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर बाय मास मींस 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो जब हम 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन की बात करते हैं
बाई मास परसेंटेज, तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। इस प्रकार से हम पाएंगे 100 ग्राम, इस प्रकार से हम 100 ग्राम सॉल्यूशन पाएंगे। तो यहां पर अगर हम इसका मास परसेंट निकालना चाहे तो हम देख सकते हैं कि मास परसेंट निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट करेंगे, जबकि 10 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम इंटू 100%। तो यहां पर आप देख सकते हैं ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा 10%। तो यहां पे देखिए कि ग्लूकोज 10% ग्लूकोज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बाई मास 10% ग्लूकोज है तो हम कहेंगे कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। अब यहां पर इसका मास परसेंटेज का यूज सामान्यतः कहां पर होता है, जब कंसंट्रेशन को हम मास परसेंटेज में डिस्क्राइब करते हैं तो उसका सामान्यतः इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशंस में होता है, अर्थात इंडस्ट्रीज में जो केमिकल एप्लीकेशन होता है, केमिकल्स यूज होते हैं, वे सामान्यतः मास परसेंटेज में इस्तेमाल किए जाते हैं। और जैसे कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन में 3.62% बाई मास सोडियम हाइपोक्लोराइड उपस्थित होता है। यह एक ब्लीचिंग सॉल्यूशन है जो कि कलर को ब्लीच करने अर्थात कलर को हटाने में काम आता है, जिसका कमर्शियली 3.62% यूज होता है। इससे ज़्यादा का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एक एनसीईआरटी के मानक के अनुसार यह है कि 3.62% सोडियम हाइपोक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ठीक, कुछ बाजार में मिलने वाले जो ब्लीच हैं उनमें सोडियम हाइपोक्लोराइड की मात्रा उपस्थित होती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम मास परसेंटेज के कैलकुलेशंस करना चाहें तो हमें क्या पाना पड़ेगा, उसमें कितना मास कम सॉल्यूट का है और कितना मास सॉल्यूशन का है। टोटल सॉल्यूशन का अगर हमें मास पता है और सॉल्यूट का मास पता है तो मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, या सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास पता है तो हम सॉल्यूशन के मास परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में जानेंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। तो वॉल्यूम परसेंटेज इज द परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड्स, वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज इट्स वॉल्यूम परसेंटेज। तो जैसे वॉल्यूम परसेंटेज किसी भी कंपोनेंट का निकालना है तो उस कंपोनेंट का वॉल्यूम और पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालकर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वॉल्यूम परसेंटेज मिल जाएगा। यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि 15% वॉल्यूम 15% by volume ethanol solution in water means that 15 ml of ethanol dissolved in water to give 100 ml of the solution। इसका मतलब यह है कि 15 ml एथेनॉल को इतने पानी में डिसॉल्व किया गया है कि वह 100 ml सॉल्यूशन देगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पे 15 ml एथेनॉल को 85 यानी 85 ml वाटर में डिसॉल्व नहीं किया गया है। अगर इतना लेते तो इन दोनों का जो सम होता वह 100 ml, ऐसे तो टोटल सम 100 ml दिख रहा है लेकिन इसका नेट वॉल्यूम 100 ml से कम होता। और इसका कारण यह है कि वाटर मॉलिक्यूल्स के जो वॉइड्स हैं यानी मॉलिक्यूल्स के बीच जो खाली जगह है उसमें एथेनॉल के कुछ पार्टिकल चले जाएंगे, जिसके कारण कि वहां पे टोटल वॉल्यूम घट जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 15 ml एथेनॉल को इतने वाटर अर्थात इतने पानी में घोला गया है कि वह 100 ml एथेनॉल सॉल्यूशन देगा। तो पानी के साथ एथेनॉल मिसिबल होता है अर्थात आसानी से मिक्स होकर के सॉल्यूशन देता है, और इसका कारण है कि एथेनॉल और वाटर दोनों पोलर सब्सटेंस हैं। यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एथेनॉल
एथेनॉल पेट्रोल में भी ब्लेंड किया जा सकता है, यानी पेट्रोल में भी मिलाया जा सकता है। और हालिया मुद्दों को अगर आप देखेंगे तो E20 और E10 पेट्रोल का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ये जो E10 या E20 पेट्रोल है, E10 पेट्रोल का मतलब है 10% एथेनॉल इन पेट्रोल, और E20 का मतलब है 20% एथेनॉल इन पेट्रोल। तो पेट्रोल में अगर 100 ml पेट्रोल ब्लेंडेड पेट्रोल, एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के 100 ml में अगर 10 ml एथेनॉल ब्लेंड है तो वह E10 हो जाएगा, और 20 ml है तो E20 हो जाएगा। अगर 85 ml है तो ये 85, और पूरा अगर एथेनॉल ही है तो 100% एथेनॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण चीज को देखेंगे, जैसा कि हालिया मुद्दों में आपने देखा होगा। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने अभी बताया एथेनॉल और वाटर ये पोलर सॉल्यूशन होते हैं या पोलर सबस्टेंस होते हैं। पोलर सबस्टेंस होने के कारण, पोलर कंपाउंड होने के कारण ये एक दूसरे में मिसिबल हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एथेनॉल पोलर होने के साथ साथ एथेनॉल पोलर होता है, इसके बावजूद वह पेट्रोल जो कि नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन से मिलकर के बने होते हैं उसमें भी यह मिसिबल है। अभी जैसे आप देखेंगे एथेनॉल CH3CH2OH, तो यहां पर आप देखेंगे कि एथेनॉल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पोलर रीजन तैयार करते हैं। ये पोलर रीजन जो होता है इस कारण से होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वह ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेता है, जिसके कारण इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, साथ ही साथ हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन जो बचा हुआ हिस्सा है ये नॉन पोलर रहता है। नॉन पोलर होने के कारण यह पेट्रोल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन से आसानी से मिक्स हो जाता है। तो पेट्रोल में जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें कार्बन की संख्या सामान्यतः 4 से 12 होती है। तो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में लगभग 4 से 12 कार्बन उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि पेट्रोल जो होता है वो कोई सिंगल हाइड्रोकार्बन तो होता नहीं, इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं, जिनमें एल्केन से लेकर के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स तक उपस्थित होते हैं। तो एल्केन से लेकर के एरोमेटिक तक उपस्थित होते हैं, और ये सभी नॉन पोलर होने के कारण ये पेट्रोल से इसलिए एथेनॉल से इसलिए जुड़ पाते हैं क्योंकि उसमें भी नॉन पोलर रीजन होता है। अब बात आती है जो हालिया मुद्दा है कि E20 या E10 जो पेट्रोल है उसको जब कंटेनर में लिया जा रहा है तो उस कंटेनर में क्या होता है कि पेट्रोल के नीचे पानी जैसे पदार्थ इकट्ठा हो जाता है जिसे एथेनॉल, लोग कह रहे हैं कि एथेनॉल है, तो वो एथेनॉल तो है, ये बात सही है, लेकिन सिर्फ डिब्बे में भर देने से पेट्रोल और एथेनॉल अलग नहीं हो जाएंगे। यहां पर ध्यान देने की बात है कि पेट्रोल से एथेनॉल आसानी से अलग नहीं होता है, अगर उसमें आप वाटर मिला देंगे तो आसानी से अलग हो जाएगा। इसका कारण यह है कि जो पेट्रोल होता है वह नॉन पोलर होता है, जबकि एथेनॉल जो होता है वह पोलर होता है। एथेनॉल पोलर होने के कारण वह पोलर वाटर मॉलिक्यूल से आसानी से अटैच हो जाता है और एक मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण यह पेट्रोल में उपस्थित हाइड्रोकार्बन्स की तुलना में पानी से ज्यादा आसानी से जोड़ता है और ज्यादा मजबूती से भी। तो इसलिए क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई अगर एक CH3CH2OH, तो इस प्रकार से एल्कोहल का जो एल्कोहल में जो ऑक्सीजन होता है वह नेगेटिवली चार्ज होता है पार्शियल रूप से, वह पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और इसका हाइड्रोजन दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, जिस कारण से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण ये ज्यादा अफिनिटी रखते हैं
पानी के साथ, इसलिए वो पेट्रोल से बाहर आ जाते हैं। यही कारण है कि एथेनॉल मिले हुए पेट्रोल में, यानी E20 या E10 जो भी एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल है, उसमें आप पानी डालेंगे तो उसमें से एल्कोहल बाहर आ जाता है। तो चलिए फिर हम चलते हैं अपने पुराने मुद्दे पर, वॉल्यूम परसेंटेज पे। तो अब हमने वॉल्यूम परसेंटेज के कुछ उदाहरण देखे थे। तो जो सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें लिक्विड्स उपस्थित होते हैं, सामान्यतः वॉल्यूम परसेंटेज में ही एक्सप्रेस किए जाते हैं, क्योंकि ये फिजिबल होता है। साथ में अगर हम बात करें 35% एथिल ग्लाइकॉल को, 35 वॉल्यूम परसेंटेज अगर एथिलीन ग्लाइकॉल को अगर हम कार में डालते हैं, कार के इंजन में डालते हैं, तो वो एंटी फ्रीज का कार्य करता है। और ये क्या होता है, कूलेंट का भी कार्य करता है, यानी यह इंजन को ठंडा करता है। तो 35% बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, जो कि एक एंटी फ्रीज है, कार के इंजन में कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यह एंटी फ्रीज का कार्य करता है। साथ में वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को लगभग -17.6 डिग्री तक घटा देता है, यानी 255.4 केल्विन तक नीचे कर देता है। जबकि वाटर का सामान्य फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 273 केल्विन के आसपास होता है। लेकिन 273.15 वैसे रहता है। तो 273 केल्विन अगर हम केल्विन पैमाने पे लें या 0 डिग्री सेल्सियस पैमाने पे, डिग्री सेल्सियस पैमाने पे लेंगे, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर फ्रीज होने लगता है। लेकिन एंटी फ्रीज मिला देने पर वह -17.6 डिग्री नीचे टेम्परेचर ले जाने पर ही फ्रीज होगा।